था, अब आप पास भी अपडेट पहुंच रही है जी, वो कैसा है जी अब रतिया में? मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी अपना पुरजोर प्रयास था और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और आपने देखा होगा कि हमने जहाँ पर भी समस्या है वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, चाहे वो परमानेंट नाके हो गए, चाहे कोई सुनसान पार्क में ड्यूटी वगैरह लगाना हो गया। और जहाँ तक आपको मैं डेटा बताऊँ कि 1 जनवरी से 28 जनवरी तक लगभग 32 जो नशा तस्कर हैं उनको रतिया के इलाके में हमने पकड़ा है। सिर्फ रतिया की बता रहा हूँ मैं, 1 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में। और कमर्शियल क्वांटिटी के इसमें काफ़ी एफआईआर हैं। तो पूरा प्रयास जारी है नशा तस्करों को पकड़ने के संदर्भ में। और ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बहुत साधन संपन्न नहीं है, उनको दवाई दिलवाने की आवश्यकता है या उनको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराने की आवश्यकता है, तो अभी बाहर जो सरपंच साहब भी थे उनसे भी हम लगातार मतलब संपर्क करते रहते हैं कि भाई एक सरपंच साहब, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का उनका रहना और दवाई का जो खर्चा है अगर वो स्पॉन्सर कर पाएँ, तो हर एक व्यक्ति जो संपन्न है वो अगर कई बार क्या होता है कि इस जो नशे की समस्या से ग्रसित लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं होते हैं। वो अपनी दवाई मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं या खाना अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं और जो नशा मुक्ति केंद्र में बेड वगैरह होते हैं वो खाली रह जाते हैं। तो पिछले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि काफ़ी बेड ऑक्यूपाई हुए हैं, काफ़ी सरपंच साहब ने या और लोगों ने जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी बढ़-चढ़ के भाग लिया और बाहर भी इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि और इसको किस प्रकार से और बेहतर हम कर सकते हैं। सर, देखा जाए कि निरंतर पंजाब के साथ लगता हुआ रतिया का बाउंड्री है, तो फिर भी नशे पर रोकथाम नहीं बन पा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम मतलब इतने कम समय में हम ये कह दें कि जी 100% समस्या सबका समाधान हो गया है। सबसे पहले तो हमको समझना चाहिए कि जी कोई भी समस्या और पर्टिकुलरली इस प्रकार की जो समस्या है वो एक दिन में नहीं बनती है। मतलब कोई भी आप किसी भी चीज़ का एक सीरियस एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भई ये जो समस्या है ये कितने सालों में या दशक भी अगर मैं कहूँ दशकों में बनी है और हम कह दें कि जी 6 महीने में ज़ीरो पर आ जाएगी, ऐसा मतलब इतिहास में कहीं पर भी इस देश में नहीं, किसी भी देश में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि समस्या का समाधान करने के लिए मन से प्रयास किया गया है या फील्ड में देख सकते हैं और समस्या का समाधान बहुत हद तक हुआ भी है। मैं जैसे मैंने कहूँगा कि भाई 100% समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिशा में हम पुरज़ोर मेहनत के साथ अग्रसर हैं। ना सिर्फ नशा तस्करों को पकड़ने के लिए, बल्कि ऐसे लोगों को जिनको दवाई दिलवाने की आवश्यकता है, उनको एडमिट कराने के लिए दवाई दिलवाने के लिए। और उसी दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे सभी के सहयोग के साथ में, अपने पत्रकार बंधुओं के साथ सहयोग के साथ में और भी लोगों के सहयोग के साथ में। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे और स्थिति बेहतर हो जाएगी। सर जैसे आप कह रहे हो कि नशे के बिल्कुल कम हुआ जी, क्या दूसरा क्राइम का जो आपका अपडेट होता है, रिकॉर्ड होता है, क्या दूसरा क्राइम चोरी, चेन स्नैचिंग वो भी कम है जी? जी, बिल्कुल, मैं आपने देखो कितनी सही बात कही है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको डेटा भी शेयर कर दूँगा। 2024 के मुकाबले 2025 में फ़तेहाबाद ज़िले का मैं टोटल बता रहा हूँ, लगभग 60% थेफ्ट में कमी है। ये डेटा आपको साथ शेयर कर देंगे कि भाई 2024 में इसी ज़िले में सिंपल थेफ्ट, मोटर व्हीकल थेफ्ट और बर्गलरी मतलब गृह भेदन कि भाई घर में घुस के चोरी वगैरह, इन तीनों के डेटा को आप ऐड कर लें, 2024 में कितनी घटनाएँ हुई थी वर्सेस 2025 में कितनी घटनाएँ हुई। तो 50 से 60% की कमी है, क्योंकि कई बार इसी प्रकार के जो लोग होते हैं, ये अपने कोई भी मतलब नशा खरीदने के लिए या इसी प्रकार की जो चीज़ों की पूर्ति करने के लिए कहीं स्नैचिंग करना हो गया या कहीं चोरी करना हो गया, चोरी के सामान को बेच देना, फिर से वही तो यही जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वही इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। मुख्य कारण नशे ही ना हाँ, क्योंकि क्या होता था कि जो छोटी चोरी या इस प्रकार की जो चोरी होती है, पेटी थेफ्ट जिसे कहेंगे या बर्गलरी वगैरह हो गया, वो उनका पर्पज़ अपनी जो ये मतलब चीज़ों को परचेज़ करने के लिए या मादक पदार्थों को परचेज़ करने के लिए ही वो चोरी करते थे। और ये डेटा रिफ्लेक्ट करता है, आपको साथ ही शेयर भी कर दिया जाएगा 2024 और 2025 में क्या इम्प्रूवमेंट है। सर, नशे के साथ साथ युवा वर्ग है एक तो, वो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत धड़ल्ले से फंसता जा रहा है, उसको लेकर क्या अभियान चलाएगा? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग पिछले 10 महीने में 9 से 10 महीने में हमने ऑनलाइन बेटिंग के संबंध में 20 एफआईआर रजिस्टर करी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। रतिया का तो स्पेसिफिक डेटा आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन लगभग 20 एफआईआर हमने दर्ज करी है। इसमें 22 एक लोग हमने अरेस्ट किए हैं, अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग जगह से। और कई पोर्टल भी हमने बंद करवाए हैं कि भैया कोई ऐप हो गई या कोई पोर्टल हो गया, जो भी जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से, मतलब ये तो क्लेम नहीं किया जा सकता कि 100% सारे पोर्टल बंद हो गए हैं, लेकिन जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती है। और कई बार क्या होता है कि ये जो पोर्टल्स वगैरह होते हैं ये इंडिया से ऑपरेट नहीं हो रहे होते हैं, मतलब इंडिया के बाहर कोई दूसरे कंट्री में वो होस्टेड होते हैं। तो कई बार वो जो कंपनीज होती हैं वो हमारे डायरेक्शंस को 100% कंप्लाई नहीं भी करती हैं। लेकिन फिर भी हमने कई पोर्टल, क्योंकि मैंने खुद ने चेक किया कि भाई वो पोर्टल कुछ ऐसे थे जो पहले चल रहे थे, वो अभी
एक्टिव नहीं है। तो इस संदर्भ में जो ऑर्गेनाइज्ड बेटिंग होती है, जिसे कहते हैं कि भाई कोई क्रिकेट मैच हो गया, कोई इस प्रकार की चीज़ हो गई जिसमें लोगों के या युवा वर्ग के पैसे लगवाते हैं या फिर वो हार जाते हैं, तो ऐसे अपराधियों के मन में एक भय का माहौल पैदा करने का हमने प्रयास किया है। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की कोई व्यक्ति, जैसे कई बार मेरे नोटिस में आता है कि व्यक्ति यहाँ से किसी और जिले में चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए, और वहाँ पर जाकर रहने वाले यहाँ के, और मान लीजिए हिसार चले गए या मतलब पंजाब चले गए या मान लीजिए और किसी आसपास के स्टेट में जाके फिर वहाँ उन्होंने किसी प्रकार की डील करी या जो भी कराया, पैसे लगाए। तो देखिए इसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है, क्योंकि मतलब फतेहाबाद या आसपास के जिलों में तो हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन कोई दूसरे स्टेट में चला जाए या कोई बहुत दूर चला जाए और फिर जाके वहाँ पर वो कार्रवाई करे, तो वहाँ पर, क्योंकि ऐसे कई मैटर मेरे सामने आए हैं कि जी यहाँ से भाई हरिद्वार चले गए या पता नहीं कहीं और चले गए। तो इसमें हम लगातार जो युवा वर्ग है या इस प्रकार के जो लोग हैं उनको जागरूक भी करते रहते हैं कि पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार की चीजों में खुद पैसे लगा रहा है तो उनको भी सोचना चाहिए कि भाई अगर गलत चीज में हम संलिप्त होंगे उसका क्या नतीजा होगा। सर जैसे आपने कहा ट्रीटमेंट कराया, स्थिति बताऊं तो मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र जो मतलब सभी को तो ऐड नहीं कर रहा, लेकिन 8 मान्यता प्राप्त नशा मुक्ति केंद्र है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और बेड की संख्या लगभग 70-80 आप मान लीजिए। तो अभी से 3, 4 या 5 महीने पहले मतलब समस्या तो आपको पता ही है कि थी, लेकिन लगभग 100% बेड वेकेंट थे, खाली थे, क्योंकि जो जिनको एडमिट होना था उनके पास में एडमिट होने के पैसे नहीं, वहाँ एडमिट होने के लिए दवाई खरीदने के पैसे नहीं, या फिर मान लीजिए एडमिट हो गए तो खाना खाने के पैसे नहीं। तो फिर हमने ये एक प्रयास चालू किया कि भाई एक एक व्यक्ति जो भी संपन्न है, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों का इलाज स्पॉन्सर करें। तो आज स्थिति ये है कि भाई काफी सारे, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी सारे बेड ऑक्यूपाई हो गए, और ऑक्यूपाई होने भी चाहिए। अगर मतलब बाहर समस्या है और बेड खाली रह जाए तो एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो जैसे आपने एक समस्या बताई कि भाई वहाँ पर एडमिट होने गए, तो मैं इसको एक केस को पर्टिकुलरली चेक कर लूंगा, लेकिन कुछ जगह मतलब संसाधनों का थोड़ा अभाव है। मतलब जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गए, या मान लीजिए कोई यहाँ पर साफ सफाई हो गई या वॉशरूम हो गया। तो अगर हमने लगातार इसके संदर्भ में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके साथ भी हम पत्राचार करते हैं, और एनकॉर्ड की मीटिंग में जो हमारे सीओ साहब है वो भी अटेंड करते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो ना सिर्फ बेड की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में, बल्कि जो एग्जिस्टिंग बेड्स है वहाँ पर फैसिलिटीज, महिलाओं की फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए और पूरा प्रयास करेंगे। ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, तो पिट एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो बार बार इस प्रकार की तस्करी के मैटर में इन्वॉल्व होते हैं या बेल पे बाहर आ जाते हैं, फिर से वही कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उनका पिट एनडीपीएस का प्रपोजल बना के उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 6 महीने से लेकर 1 साल तक हम भेज देते हैं। और कई ऐसे लोगों को, मतलब कई सौ ऐसे लोगों को हमने पिट एनडीपीएस में बंद भी करवाया है, जो लगातार 1, 2, 3 बार बाहर आते हैं और मतलब 6 महीने, साल भर बाद या उससे पहले बेल पर बाहर आने के बाद फिर से इस प्रकार की चीज़ों में जुट जाते हैं, और यही इसी चीज़ को अपना आय का स्रोत बना लिया है, मादक पदार्थ की तस्करी करके धनोपार्जन कर रहे हैं। तो ना सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम, बल्कि पिट एनडीपीएस में उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंतर्गत उनको बंद करवाने का काम भी लगातार हम कर रहे हैं, और कई ऐसे लोगों को बंद भी करवा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई अभी भी जारी है। इस लोगों के आसपास की 5 करोड़ की संपत्ति हमने अटैच करवाई है, और भी हम ऐसे प्रपोजल बना रहे हैं कि भाई जो इस प्रकार की चीजों को करके धनोपार्जन कर रहे हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, उनको अटैच करने का हम